फर्स्ट ईयर क्लास हमारे चैप्टर जंतुओं में संरचनात्मक संगठन, ये हमारा लास्ट टॉपिक है। चेता या तंत्रिका ऊतक। चेता या तंत्रिका ऊतक से तात्पर्य क्या है? वातावरणीय दशाओं के अनुरूप कुछ स्वाभाविक परिवर्तन जीवों में होते हैं, जिन्हें उत्परिवर्तन कहा जाता है। जीवों की क्रियाओं में परिवर्तन प्रतिक्रियाएं कहलाती हैं, और जब जीव अनुरूप प्रतिक्रिया करने के लिए मूलभूत गुण में परिवर्तन करते हैं तो उसे उत्तेजनशीलता कहते हैं। यह गुण एक कोशिकीय और दो कोशिकीय, बहुकोशिकीय सभी प्रकार के जीवों में मौजूद रहता है। विकास के क्रम में इस कार्य के लिए पहले कोशिकाओं का विशिष्टीकरण आवश्यक है। जब कोशिकाएं विशिष्टीकृत हो जाती हैं तो उनका पृथक्कीकरण होता है। इसके लिए हमें बाहरी वातावरण से उद्दीपन को ग्रहण करने के लिए संवेदी कोशिकाओं की जरूरत होती है। प्रतिक्रिया करने के लिए क्रियान्वयक कोशिकाओं की आवश्यकता होती है, और समस्त उद्दीपनों की प्रेरणाओं को प्राप्त करने और प्रतिक्रिया की प्रेरणाओं के रूप में कोशिकाओं तक पहुंचाने के लिए संवाहक कोशिकाओं की आवश्यकता होती है। तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन, इस स्ट्रक्चर को आप देख रहे हैं, ये एक तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन का चित्र है। तंत्रिका कोशिकाएं या न्यूरॉन तंत्रिका ऊतक की संरचनात्मक भी और क्रियात्मक भी, यानी दोनों प्रकार की इकाइयों के रूप में मौजूद रहती है। इनकी संख्या काफी अधिक होती है और इनसे निकले एक से ज्यादा शाखान्वित प्रवर्ध, जिनकी लंबाई मिलीमीटर से मीटर तक हो सकती है। लंबे प्रवर्ध वाली न्यूरॉन्स शरीर की सबसे लंबी कोशिकाएं हैं और इनकी सबसे ज्यादा संख्या मस्तिष्क में स्थित होती है। इस संरचना के माध्यम से ये हमारे शरीर के किसी अंग का वो सूक्ष्म अवयव है जहां से संवेदी प्रेरणा की प्राप्ति की जानी है। सपोज कर लीजिए त्वचा, स्पर्श होगा, कोई चीज चुभेगी, कोई चीज काटेगी, तो सबसे पहला अनुभव इस स्थान पर होगा। यहीं से इन प्रेरणाओं को तंत्रिकाओं के माध्यम से, यानी यह तंत्रिका अपने ऊपर की किसी तंत्रिका से जुड़ी हुई है और नीचे भी आप देख रहे हैं ये दूसरी तंत्रिका कोशिका से जुड़ती हुई यहाँ पर दिखाई गई। इसके माध्यम से उस संवेदी सूचना को कलेक्ट करके फिर उसे प्रतिक्रिया के लिए क्रियान्वयक कोशिकाओं तक ट्रांसफर कर दिया जाता है। कोशापिंड कोशिकाकाय या साइटोन, इस अवयव को कोशापिंड कोशिकाकाय या साइटोन कहते हैं। यह अनियमित आकार का अंडाकार या गोल तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन का मुख्य केंद्रीय भाग है। इसमें एक बड़ा केंद्रक, जो आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक की मौजूदगी है। कुछ दूसरे अवयव जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, कुछ वसा के कण, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम और असंख्य ग्रे मैटर के कण पाए जाते हैं, जिन्हें निसल्स ग्रेन्यूल कहते हैं। ये निसल्स ग्रेन्यूल हैं। कोशा प्रवर्ध यानी कि सेल प्रोसेस या न्यूराइड्स, इसे डेंड्रॉन और एक्सॉन में बांटा गया है। डेंड्रॉन के बारे में, ये डेंड्रॉन्स हैं जो इस तंत्रिका कोशिका के इस गोल प्रवर्ध से निकले बड़े अवयव, जिनका कोई एक अवयव एक्सॉन के रूप में रूपांतरित होकर एक लंबा प्रवर्ध बनाता है। साइटोन का कोशिका
कोशिका द्रव्य परिधि में छोटे आकार और मोटे सिरों पर क्रमशः पतले प्रवर्धों के रूप में बाहर निकलता है, जिसे डेंड्रॉन कहते हैं। डेंड्रॉन के सबसे बाहरी सिरे पर जिस पर सूक्ष्म पतले प्रवर्ध होते हैं उसे डेंड्राइट्स कहा जाता है। जो प्रवर्ध सबसे लंबा होता है वो एक्सॉन प्रवर्ध कहलाता है। साइटोन से निकला अकेला सर्वाधिक लंबा मोटा बेलनाकार अशाखित प्रवर्ध एक्सॉन कहलाता है। एक्सॉन पर न्यूरिलेमा का एक आवरण है जिसके अंदर माइलिन शीथ इस एक्सॉन प्रवर्ध को प्रोटेक्ट करती है। जहां पर ये अवयव आपको अंदर की ओर धंसे हुए दिखते हैं उसे नोड ऑफ रेनवियर या रेनवियर का नोड कहते हैं। इन दो प्रकार के अवयवों को जोड़ने के लिए एक कनेक्टिंग डिस्क है जो इनको आपस में जोड़ती है। तो आप देखेंगे यहां से निकला हुआ एक्सॉन इस सिरे पर पहुंचकर समाप्त हो जाता है, इसे एक्सॉन एंडिंग कहते हैं। क्यों? क्योंकि एक्सॉन एंडिंग के इस सिरे पर इसके प्रवर्ध किसी दूसरी तंत्रिका कोशिका के डेंड्राइट प्रवर्धों के साथ जुड़ते हैं। जिन स्थानों पर यह प्रवर्ध जुड़ते हैं उन्हें या उन बिंदुओं को जहां पर यह प्रवर्ध आपस में जुड़ते हैं उसे सिनेप्सिस कहते हैं। यह सिनेप्सिस इस प्रकार का है कि एक प्रवर्ध के 3 अवयव हैं इस प्रकार के और दूसरे प्रवर्ध के अवयवों द्वारा वो आपस में जुड़े हुए। तो इन अवयवों को कहते हैं सिनेप्टिक बटन्स। तो ये सिनेप्टिक बटन्स इस स्थान पर संधि का काम करते हैं। ये कोलेट्रल फाइबर है जो हमारे किसी अंग अथवा त्वचा के किसी भाग से संवेदी सूचनाओं को संकलित करता है। तो यह पूरी चेता या तंत्रिका ऊतक की संरचना, इसे एक तंत्रिका कोशा या न्यूरॉन की संरचना का चित्रीय निरूपण कह सकते हैं। ये हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक था। जंतुओं में संरचनात्मक संगठन में आपने उपकला एपिथेलियम, संयोजी ऊतकों, उसके पार्ट, तरल संवहनी ऊतक, कंकालीय ऊतक, पेशीय ऊतक और चेता या तंत्रिका ऊतक के बारे में पढ़ा। ये ऊतक जंतुओं की शारीरिक संरचना को निर्मित करने के निमित्त उनमें मौजूद रहते हैं। सभी प्रकार के ऊतक किसी एक अवयव की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई के रूप में काम करते हैं। बहुत सारे अवयव मिलकर किसी अंग विशेष का निर्माण करते हैं और अंग विशेष ही शारीरिक संरचना को पूरा करने में सहायक है। सभी प्रकार के ऊतक जो इन संरचनाओं के निर्माण में भाग लेते हैं वे जंतुओं के संरचनात्मक संगठन का अवयव होते हैं। सभी प्रकार के ऊतकों में आपने एक चीज नोटिस की होगी कि ये उस संबंधित अंग का सबसे प्रारंभिक अवयव हैं जिसका निर्माण इन प्रकार की कोशिकाओं के समेकन से हुआ हो। यानी तंत्रिका कोशिकाएं जब समेकित होकर एक संपूर्ण संरचना बनाती हैं तो ही हम उसे तंत्रिका ऊतक कह सकते हैं। जैसे यहाँ इस चित्र में आपने देखा कि यह एक तंत्रिका कोशा किसी दूसरी तंत्रिका कोशा से जुड़ी हुई है। ऐसे ही सभी तंत्रिका कोशाएं पूरी शरीर संरचना में ऊपर भी नीचे भी कोलेट्रल फाइबर्स के थ्रू भी आपस में जुड़ी रहती है और इनके आपस में जुड़ने से ही तंत्रिका ऊतक, चेता या तंत्रिका ऊतक का निर्माण पूर्ण होता है। तो इसे जंतुओं के संरचनात्मक संगठन का ही भाग माना जाता है क्योंकि शरीर की संरचना का यह एक अनिवार्य अवयव है। इन टॉपिक्स के साथ जंतुओं में
संरचनात्मक संगठन अब पूरा हो जाता है।